कभी-कभी हम में से बहुतों को लंबे समय से खाँसी और साँस फूलने की शिकायत होता है। वैसे तो ये शिकायत बहुत सारे कंडीशन में दिखता है, पर आज उनमें से एक कंडीशन अस्थमा या दमा की बीमारी में हम लोग चर्चा करेंगे। आज इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर नरेंद्र कुमार, कंसल्टेंट एमडी मेडिसिन पटना। वेलकम टू द शो सर। सर ये अस्थमा या दमा क्या होता है? देखिए, ये एक विभिन्न प्रकार का श्वास नली का रोग है, जिसमें जो श्वास नली होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन एक तरह का सूजन हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे स्मूथ मसल्स होता है, म्यूकोसा होता है, वो इन्फ्लेमेशन के चलते मोटे हो जाते हैं और हमारा सांस लेने का जो एरिया है, वो घट जाता है, जिसके चलते हमें सांस लेने में कठिनाई शुरू हो जाती है। यही एक तरह से पूरा ये बीमारी हमें परेशान करता है। सर ये अस्थमा में पेशेंट को तकलीफ या शिकायत क्या होती है? देखिए, इसमें जो पेशेंट है, वो जनरली साँस फूलने का कंप्लेन लेके आएगा। उसको चलते-फिरते कफ की शिकायत रहेगी। रात में सोते समय कफ की शिकायत हो सकती है। कफ मतलब मेरा खाँसी से है, ठीक है ना? इसके अलावा छाती में कभी-कभी जकड़न की भी शिकायत हो सकती है, ठीक है ना? बहुत लंबे तक सूखी खाँसी है, तो इसकी शिकायत अस्थमा में हो सकती है। इसके अलावा कभी-कभी आप सुनते होंगे कि घर-घर की आवाज़ के साथ साँस फूल रहा है, वो एक एक्सट्रीम कंडीशन होता है अस्थमा का, जिसमें साँस लेने में डिफ़िकल्टी हो। और हँसते-हँसते भी कुछ आप बो हाँ, जनरली कभी-कभी क्या होता है कि हम हँस रहे हैं, रो रहे हैं, हल्का सीढ़ी चढ़े या थोड़ा तेज़ चल लिए, दौड़ लिए, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खाँसी होने लगता है। ये भी एक अस्थमा का लक्षण हो सकता है। अच्छा सर, पेशेंट को डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? मैंने जो सिम्पटम्स बताए ना, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप डेफ़िनेटली एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए ताकि ये अस्थमा ना हो। क्योंकि यदि अस्थमा है तो इसका इलाज ज़रूरी है। क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म जो है ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, तो उससे बचना हमारा ज़रूरी है। इस तरह का लंबा खाँसी हो, साँस फूल रहा हो, ठीक है ना? कोई एब्नॉर्मल आवाज़ के साथ साँस आ रही है, तो हमें दिखाना ज़रूरी है। अस्थमा होने का क्या-क्या कारण होता है? देखिए, अस्थमा जो है जनरली फैमिली में रन करता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स एक साथ आके काम करते हैं, तब अस्थमा होता है। जैसे कि जेनेटिक्स, इसके साथ एनवायरनमेंट, दोनों फैक्टर यदि कंट्रीब्यूट करते हैं, तो फिर अस्थमा डेवलप करता है। 100 से ज़्यादा जीन्स हैं, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो है, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं, पॉलेन्स होते हैं, वो इसको एग्रीवेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत तरह के पॉल्यूशंस हैं, फंगस हैं, के अलावा वातावरण का जो तापमान चेंज होता है या वातावरण का मॉइस्चर चेंज होता है, ये सब चीज़ें जो है अस्थमा करा सकती। तो फिर जैसे मार्च, अप्रैल महीना में ज़्यादा कुछ दिखता ही है। हाँ, एक्चुअली ये सीज़नल वेरिएशन इसमें देखने को मिलता है। जब पॉलेन्स जो कहते हैं, जो फूलों के पराग होते हैं, वो हवा में काफ़ी ज़्यादा जब घूमते हैं, तो इनकी जो अटैक्स हैं अस्थमा के, वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमारे दिल्ली जैसे शहर में आप बोल सकते हैं कि बच्चों में बहुत दिखता है। हाँ, दिल्ली में एक प्रॉब्लम जो है ना पॉल्यूशन का है। पॉल्यूशन जो है ना, जो स्पेशली डीज़ल्स के जो पॉल्यूशन होते हैं, ये 50 गुना से ज़्यादा इसको बढ़ा सकते हैं अस्थमा के अटैक को। कहीं भी अर्बनाइज़ेशन हो रहा है, तो वहाँ पे अस्थमा के जो अटैक्स हैं, वो ज़्यादा होंगे कंपेयर टू रूरल एरिया। अस्थमा में कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या हो सकता है? अस्थमा जो है, एक तो यदि होता है, तो उसके सिम्पटम्स के चलते हमें खुद परेशानी होती है, ठीक है? उसके अलावा बार-बार अटैक होना, वो उसके चलते जो है हमें परेशानी हो सकती है। कभी-कभी काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है, तो उसमें जो है आदमी काम नहीं कर पाता है, ऑफ़िस नहीं जा पाता है, ठीक है ना? बहुत लॉन्ग टर्म तक यदि अस्थमा रहता है, तो वो सीओपीडी जैसा बिहेव करने लगता है। सीओपीडी इसका एक और आगे का स्टेप है, उसके जैसा भी हो सकता है। एक स्टेटस अज़्माटिकस कंडीशन होता है, बहुत सीवियर अस्थमा, कि उस केस में मृत्यु तक होने की संभावना होती। सर और अस्थमा का रिस्क फैक्टर बोले तो क्या-क्या? हाँ, देखिए अस्थमा का रिस्क फैक्टर बहुत सारे हैं। जैसे कोई बच्चा है, चाइल्डहुड अस्थमा जिसको कहते हैं, उसको कैसे हो सकता है? जनरली जो होता है ये जो सिज़ेरियन से बच्चे पैदा होते हैं, उनमें उनकी संभावना ज़्यादा होती है। कोई बच्चा फ़ॉर्मूला फ़ीड कर रहा है, ठीक है ना? मदर फ़ीड के अलावा फ़ॉर्मूला फ़ीड उसको दिए जा रहे हैं, तो उसमें संभावनाएँ बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है कोई घर में स्मोकर्स है, तो उसके चलते उसकी अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। घर का जो वॉल है,
इसमें यदि डैम्पिंग है, यदि फंगस है, उसके चलते वो अस्थमा होने का संभावना बढ़ जाता है। बच्चों में तो इवन कि आप कोई नया कपड़ा यूज किए, नया बेडिंग्स यूज किए, कंबल यूज किए, उससे भी उसको अस्थमा के अटैक की संभावना बढ़ती है। एडल्ट में यदि बात करें तो एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। ये जो डीजल एग्जॉस्ट होते हैं, हम जो मॉस्किटो कॉइल यूज करते हैं, एक मॉस्किटो कॉइल 100 सिगरेट स्मोकिंग के बराबर है। ये अस्थमा के अटैक को इंक्रीज कर सकता है। ये जो हम अगरबत्ती यूज करते हैं, ये भी इंक्रीज कर सकता है। पटाखे वगैरह, ये सब अस्थमा के अटैक को इंक्रीज कर सकते हैं। और सर अस्थमा के ट्रीटमेंट का ऑप्शंस क्या-क्या होता है? देखिए, जब भी यदि अस्थमा डायग्नोज होता है, एक तो पहले उसको कंफर्म कीजिए कि अस्थमा है, क्योंकि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है कि हमें सिम्पटम्स नहीं भी होता है ना, तो एक इन्फ्लेमेशन जो कहते हैं, वो चलते रहता है हमारे ब्रोंकस में, जो श्वास नली है, ठीक है ना? तो उसको सेटल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म तक रहेगा, तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है? तो इसमें एक कंट्रोलर कहते हैं, जिसमें इसको कंट्रोल करना होता है इन्फ्लेमेशन को, उसके लिए हम इन्हेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। सांस के थ्रू जो है स्टेरॉइड ड्रग लेते हैं, जिससे वो इन्फ्लेमेशन कम हो। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो रिलीवर का होता है। जैसे कि हमें अभी लक्षण आ रहे हैं, हमें सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो तुरंत हमें क्या दवा लेना है? उसमें एक सामा टावा करके ड्रग होता है, जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होते हैं, वो उसको रिलीफ करने में मदद करते हैं। तो हमारा जो मकसद होना चाहिए ट्रीटमेंट का, वो ये होना चाहिए कि हम कंप्लीटली फ्री रहें इस बीमारी से। जब हम दवा ले रहे हैं तो कंप्लीटली फ्री रहें। ऐसा ना हो कि ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, ये नहीं निकलना है। हमारे ट्रीटमेंट का मतलब कंप्लीट यही होता है कि हम ड्रग ले रहे हैं तो बाकी चीज़ों से हम फ्री है, कुछ भी कर सकते हैं, हमें अटैक नहीं होगा, ठीक है ना? इस तरह की चीज़ें यदि हम ट्रीटमेंट से कंट्रोल करते हैं, तब हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो पाता है। डेली लाइफ का जो एक्टिविटी हो थोड़ा नॉर्मलाइज़ हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल, एक बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह हम जीने लगे जीने हैं, लगे। तब हम कहते हैं कि हम सही ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं। हम एक एग्ज़ाम्पल देना चाहेंगे कि कुछ एथलीट्स हैं जो ओलंपिक जीते हुए हैं और वो अस्थमैटिक, तो ये बहुत बड़ी बात है। यदि उनका अस्थमा कंट्रोल है तो ओलंपिक भी जीत सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिल्कुल जी सकते हैं। इसमें कहीं कोई सोचने की बात नहीं है। तो दवा से बिल्कुल हम ठीक रह सकते हैं। मैनेज कर सकते कंडीशन को। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ सजेशन आपके तरफ से मतलब क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए इस कंडीशन में? हाँ, देखिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने बीमारी को एक्सेप्ट कीजिए कि हमें अस्थमा है, ठीक है ना? तभी आप जो दवाएँ हैं, उससे कंप्लायंट रह सकते हैं, ठीक है ना? जैसे मैंने बताया था कि इसमें इन्हेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलता है। स्टेरॉइड नाम है, ठीक है ना? लेकिन ये वैसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो हम जनरली स्टेरॉइड के साथ देखते हैं। ये बहुत मिनिमल डोज़ में होता है, जो बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। तो इसको लेना है, इन्हेलर के थ्रू लेना है। इन्हेलर जो है ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ लॉन्ग हैबिट हो जाती है। जैसे कि हम बीपी को कंट्रोल करने के लिए दवा लेते हैं, वैसे ही इसी तरह ये हम अस्थमा को भी कंट्रोल करने के लिए दवा ले सकते हैं। बीच-बीच में ऐसा हो इंटरवल फ्री आता है जब हम दवाएँ लेने की ज़रूरत नहीं भी होती है। इसके अलावा जो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत बड़े-बड़े लोग भी अस्थमा से पीड़ित रहे। जैसे सौरव गांगुली का आपने नाम सुना होगा, हाँ, हाँ। वो अस्थमा से पीड़ित है। अच्छा। आपने शोएब अख्तर का नाम सुना होगा। हाँ। अमिताभ बच्चन अस्थमा से पीड़ित हैं, बिल क्लिंटन तक अस्थमा से पीड़ित हैं। तो इतने बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़ी हस्तियाँ अस्थमा के साथ आराम से जी रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी निगरानी के साथ बिल्कुल एक फ्री सिम्पटम्स लाइफ जी सकते हैं। तो सर का कहने का वही मतलब है कि हम लोग स्टेरॉइड्स जो भी प्रिस्क्राइब होता है, बहुत जन जो है स्टेरॉइड नाम सुन के डर जाते हैं। इस कंडीशन में जो हमारा मिनिमल रिक्वायरमेंट है वो हम ले सकते हैं, उससे वैसा कुछ बहुत बड़ा मतलब साइड इफेक्ट नहीं। नहीं दिखता है जो हाइप किया हुआ है कि अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और सर कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े हस्ती भी इससे पीड़ित हुए फिर भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आज सर ने हमें एस्मा के बारे में जागरूक किया है। मैं व्यूअर से अपील करता हूँ कि आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू द शो। लॉगिंग ऑफ डॉक्टर अभिजीत है।